तो अब हम धातु और अधातु के गुणधर्म और उनके बारे में और सक्रियता श्रेणी को पढ़ने के बाद में अब हमारा एक टॉपिक आता है खनिज तथा अयस्क, खनिज और अयस्क, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले खनिज पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब पृथ्वी की भूप्रपटी का मतलब होता है जो पृथ्वी की भूप्रपटी होती है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? भूप्रपटी कहा जाएगा। और जो इस भूप्रपटी से पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज, ठीक है। इतनी बात समझ आई? जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है इसका, कॉपर पायराइट, इसका फार्मूला होता है CuFeS2, ठीक है। मतलब ये कॉपर और लोहे का एक अयस्क होता है, ठीक है। अयस्क मतलब अयस्क नहीं, खनिज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अयस्क क्या होते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से पृथक करा जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क होते तो खनिज ही हैं, लेकिन हम इनसे जो है आसानी से धातुओं को अलग कर सकते हैं और इनका सांद्रण और पृथक्करण करना जो है काफी आसान होता है, ठीक है। सभी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पे एक अयस्क का नाम लिखा है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, ठीक है। तो उसका नाम हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। अब यहाँ पर सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा कि जो है ये कैसे कहा गया है कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। आप एक उदाहरण लीजिए, यहाँ हम यहाँ पर एक कक्षा बना देते हैं। मान लो कक्षा 10 है, ठीक है, आपका भी 10th है और इधर भी कक्षा 10 है। अब यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, मान लो विद्यार्थियों के नाम हम नंबर पे रख देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया तुम्हारा, 6 हो गया तुम्हारा, 7 हो गया या 8 हो गया। अब एक चीज यहाँ पे हुई कि हुए बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में जो है 1 2 3 4 ने क्या कर दिया? टॉप कर दिया। 1 2 3 4 ने क्या कर दिया? टॉप कर दिया। मतलब ये टॉप करके क्या बने? अयस्क बने, अयस्क। और ये वैसे रहे भाई, पास तो हो गए, ठीक है, पास तो हो गए, लेकिन ये क्या बने? ये हो गए खनिज। पास हो गए लेकिन ये टॉप नहीं कर पाए। क्या जो ये नीचे वाले हैं जो खनिज, वो अयस्क की जगह ले पाएंगे? टॉपर्स की जगह ले पाएंगे? नहीं। इसीलिए कहा गया है कि खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन अयस्क खनिज हो सकते हैं। मतलब ये पूरा खनिज है, तुम्हारी पूरी क्लास क्या है? खनिज है। अब जो खनिज से तो अयस्क निकला, क्लास में से तो टॉपर निकले, लेकिन ऐसा तो थोड़ी ना है कि टॉपर जो थे वो खनिज तो थे, लेकिन क्या खनिज अयस्क बन सकते हैं? जो टॉपर नहीं निकले, पास हुए, क्या उनको स्कूल के जो टॉपर बोर्ड में जगह दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो है सभी अयस्क जो है वो खनिज तो हो सकते हैं, होते ही हैं, इसमें कहा क्या जाए, और सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इतना समझ चुके होंगे आसानी से। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में आपको बताने के लिए कि खनिजों के पृथक्करण के बारे में दिया है, ठीक है, और सांद्रण की विधियां नहीं दी है। तो मैं सीधे आपको एक चार्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको पृथक्करण पे लेकर चलूंगा, ठीक है। तो हम खनिज और अयस्क को पढ़ने के बाद में अब हम आते हैं जो अयस्क के सांद्र, मतलब अयस्क से शुद्ध धातुएं कैसे प्राप्त की जाती हैं, मतलब धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है।
इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे थोड़ा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ आती हैं, मध्य में आती हैं तथा जो एंड में आती है, जो मतलब जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनके निष्कर्षण की विधि और उनका भर्जन या फिर भर्जन या निष्ठापन विधि जो है मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें देखिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनकी एक ही विधि होती है, विद्युत अपघटन द्वारा इनका क्या किया जाता है, निष्ठापन किया मतलब शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्ध धातुएं प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गलित धातु की छड़ ली जाती है, छड़ ली जाती है, ठीक है, छड़ बनाई जाती है और उसको एक अशुद्ध धातु और एक शुद्ध धातु लेकर एक को एनोड बनाकर और एक को कैथोड बनाकर, जो एनोड बनाई जाती है वो मोटी धातु की छड़ ली जाती है, जो कैथोड होती है वो पतली होती है, ठीक है। फिर उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। उसके बाद जो सक्रियता श्रेणी में धातुएं मध्य में आती हैं, जैसे तुम्हारा हो गया जिंक हो गया और तुम्हारा लेड हो गया, फेरम हो गया, फेरम मतलब लोहा हो गया। तो जब इसका निष्कर्षण शुद्ध धातुएं जो निष्कर्षित की जाती हैं तो उसमें प्रयुक्त यानी प्रयोग होने वाली विधियां जो है ये यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, आप इतना ध्यान दे सकते हैं। और यहाँ पे जो धातुएं कार्बोनेट या सल्फाइड एसिड के रूप में होती हैं उनके लिए अलग अलग विधियां प्रयुक्त की जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है निस्तापन। तो निस्तापन जो विधि है इसमें जब हम किसी अयस्क को जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाएं, ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है, मतलब धातुएं ऑक्साइड के रूप में आ जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका भर्जन करते हैं। भर्जन मतलब हम उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब बनेगा धातु का ऑक्साइड। मतलब दोनों निस्तापन और भर्जन विधि द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जब ऑक्साइड प्राप्त होगा तो ऑक्साइड को गालक का प्रयोग कर हम उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, मतलब विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यहाँ पे विस्थापित करके जो है शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ये चार्ट समझ लीजिए। और यहाँ पे फिर उसके बाद शोधन किया जाता है, शोधन मतलब परिष्करण किया जाता है उनका। और फिर जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जैसे तुम्हारा कॉपर हो गया, चांदी हो गया और पारा हो गया, Hg हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है। जब इनका हम सल्फाइड अयस्क के रूप में जो पाई ही जाती है, ठीक है, ज्यादातर ये, फिर इनका हम भर्जन करते हैं। और जब भर्जन करते हैं मतलब इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब हमें प्राप्त होती है अशुद्ध धातु, अभी भी शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो फिर इनका हम क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं। जो विधियां प्रयुक्त होती होंगी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। फिर इनका परिष्करण यानी निष्कर्षण किया जाता है। तो ऐसे हम अशुद्ध धातुओं से मतलब अयस्कों से धातुएं प्राप्त करते हैं। समझ में आया, फिर से दोहराऊं, ठीक है। जैसे जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका विद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। और जो मध्यम अभिक्रियाशील जैसे सक्रियता श्रेणी आपने अभी पढ़ी होगी, अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में आती है उनका हम निस्तापन और भर्जन विधि द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। मतलब उनको हम सल्फाइड अयस्क धातु के ऑक्साइड के रूप में बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन गालक का प्रयोग करके क्या किया जाता है, उनका शोधन या परिष्करण किया जाता है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है उनका जैसे कॉपर, Ag, Hg और Au मतलब गोल्ड सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है, फिर इनका भर्जन करते हैं, फिर धातु अशुद्ध धातु प्राप्त होती है, फिर इसका परिष्करण करते हैं, मतलब निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे विधियां बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बाद हम पढ़ेंगे जो सक्रियता श्रेणी में धातुएं मध्य में आती हैं
उनके निष्कर्षण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुएं कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, ठीक है। कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं। इनके निष्कर्षण के लिए हम भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे धातुएं ऑक्साइड के रूप में आ जाती हैं। मतलब हम क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। भर्जन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे उनको। फिर भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम उच्च, मतलब जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके गलनांक, मतलब वो जिस ताप पर लिक्विड अवस्था में आती हैं उससे उच्च लेकिन कम ताप पर जब गर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बिना पिघलाए, वही कहा जा रहा है कि मतलब वह तापमान उच्च भी हो लेकिन इतना ना हो कि वो पिघल जाए, तो उसे उच्च ताप पर लेकिन उससे कम ताप पर मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है, तब वह क्या होता है, ऑक्साइड के रूप में आ जाता है या ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाजन कहते हैं। अब हमारे पास जिंक का सल्फाइड है, मतलब जिंक का अयस्क है। क्या है, जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। और जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो, जैसा कहा गया कि धातुएं ऑक्साइड के रूप में आएंगी, तो क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा, ध्यान रखना बबुआ, जिंक ऑक्साइड बनेगा। और फिर ऑक्सीजन गैस क्या, नो, सल्फर डाइऑक्साइड फिर से मुक्त होगी यहाँ पे, क्योंकि सल्फर विस्थापित हो रहा है। सल्फर का विस्थापन हो रहा है, उसकी जगह कौन ले रहा है, ऑक्सीजन। और इधर भी ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब जिंक सल्फाइड जब मिल गया हमको, जिंक सल्फाइड मिला, फिर उसको हमने क्या किया, गर्म किया। अब जब गर्म किया तो बना जिंक ऑक्साइड, और क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड निकली। अब फिर जिंक, अब इसको बैलेंस कर ले, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना हमारा काम है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर, शर्त इधर तो ऑक्सीजन 3 है, लेकिन ऐसे कैसे होगा, हम इसको 4 कर देंगे, है ना जी, 4 कर देंगे इधर, तो इधर कर देंगे हम 2 लगा देंगे। जब 2 लगाएंगे तो देखिए जिंक अभी बैलेंस नहीं हुआ है। और जब जिंक को बैलेंस करेंगे हम, जिंक को जब बैलेंस करेंगे, सल्फर बढ़ रहा है, तो सल्फर को बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत भारी मिस्टेक हो रहा है। अब इधर तो ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, जब ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर फिर ऑक्सीजन 6 हो गया। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे भाई साहब, 3, 3 का प्रयोग जानते हो, सही प्रयोग हुआ है 3 का, तो हम इधर 3 लगा देंगे। अब देखते हैं क्या बैलेंस है, जिंक 2 है, जिंक 2 है, सल्फर क्या है, इधर 2 है, इधर सल्फर 2 है, जी सर बिल्कुल सही, सल्फर 2 है। अब इधर सल्फर 2 है, फिर ऑक्सीजन देखते हैं 6 है इधर, और 2 दूनी 4 और 2, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और 4 इधर 6 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखिए अभी भी हमको जो है जिंक, तो अब हम देखते हैं, हमने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म यानी भर्जन करके क्या प्राप्त कर लिया, उसका जिंक का ऑक्साइड प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जब हमने ऑक्साइड प्राप्त कर लिया है तो हम छोटा सा और काम करेंगे, यहाँ पे जो है एक गालक का प्रयोग करना पड़ेगा, गालक का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि जो है जिंक को मैं आसानी से पृथक कर पाऊँ। और यहाँ पे एक वो विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग होगा, तो गालक के रूप में
मैं गालक के रूप में क्या प्रयोग करूंगा, कार्बन। ठीक है, जब मैं गालक के रूप में कार्बन का प्रयोग प्रयोग करूंगा, ठीक है, तो कार्बन यहां पर आएगा और कार्बन जुड़ेगा इससे, तो क्या होगा, जिंक निकलेगा। ठीक है, और CO2। देखिए सबसे पहले चैप्टर में आपने जो है विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। अब विस्थापन अभिक्रिया का सही प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे हम जिंक को कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। ठीक है, इसमें तो ऑक्सीजन पहले से उपलब्ध है। जब गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और जिंक शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितना था, सॉरी, यहाँ पे 2 लगाओ, नहीं जिंक तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन उधर 2 है तो उधर 2 लगाओ, कार्बन ठीक, बाकी बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम 2 लगाकर और यहाँ पे 2 लगाकर रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और इस तरह जो हमने जिंक सल्फाइड से क्या प्राप्त कर लिया, शुद्ध जिंक प्राप्त कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकल कर उड़ जाएगी, काम खत्म। ठीक है, अब मैं निस्तापन विधि बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं निस्तापन विधि। अब हम भर्जन के बाद हम पढ़ेंगे निस्तापन के बारे में। ये क्या है, ये निस्तापन है। देखो निस्तापन वही होता है जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करते हैं या फिर उसको जलाते हैं। जिंक के कार्बोनेट अयस्क केमालाइन यानी ZnCO3, ठीक है, को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। मतलब केमालाइन को मैं क्या करूंगा, उच्च ताप पर गर्म करूंगा, लेकिन कैसे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो वहां पे। ठीक है, तब यह जिंक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होगा। आइए करके देखते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे गर्म किया। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, सिंपल है। और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ये क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त हो रही है। अब जब ये जिंक ऑक्साइड के रूप में आ जाते हैं, फिर मैं प्रयोग करूंगा गालक का। गालक जैसे मैं कार्बन को ले लूंगा। ठीक है, कार्बन या एल्युमिनियम का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्बन का प्रयोग करूंगा इसको बिल्कुल शुद्ध रूप में लाने के लिए। तो यह कार्बन विधि के नाम से जाना जाता है। जब हम जिंक मतलब किसी अयस्क के ऑक्साइड को कार्बन के साथ जो है कार्बन मिलाकर उसको गर्म कर देते हैं, ठीक है, तब वह शुद्ध रूप में आ जाती है और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जाता है, अपना टाटा बाय बाय हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको जिंक ऑक्साइड थी हमारे पास, ऑक्साइड, और मैंने इसको गर्म किया, फिर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, इतना आया समझ। अब आगे देखते हैं। अब मैं फिर इसको उठा, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस कर ले, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक कितना है, इधर भी जिंक बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, तो टोटल ऑक्सीजन इधर हो गई 4, अब इधर कितनी है, इधर ऑक्सीजन है 2। अब मैं जो 2 इधर लगाता हूँ, तब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हो जाती है 3 दूनी 6 हो जाती है।
और इधर फिर यहाँ पे भी 2 लगा दो। जब यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितनी, 2 दूनी 2 3 6। अब लेकिन एक मामला बढ़ा, जिंक इधर बढ़ा तो जिंक भी एडजस्ट हो गया, मतलब आपकी रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हो गई। अब मैं क्या करूँगा, फिर इसमें मैं करूँगा सबसे पहले जिंक को उठाऊंगा, जिंक ऑक्साइड को उठाऊंगा और इसको कार्बन यानी गालक मिलाकर कार्बन विधि द्वारा मैं इसका निष्कर्षण कर दूंगा जिंक का। तो आइए देखते हैं, जब हम इसको मिलाएंगे ठीक है तो वही पिछले वाली प्रक्रिया होगी और यहाँ पे CO2 मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और यहाँ पे जिंक बनेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन को चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो इधर देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन ठीक है, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर 2 लगाएंगे। अब जब इधर 2 लगाए तो जिंक बढ़ा, जिंक की तरफ भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब जिंक और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, जिंक 2, कार्बन डाइऑक्साइड 2, डन। मैंने क्या किया, जिंक प्राप्त कर ली, काहे से, जिंक के कार्बोनेट से क्या किया मैंने, जिंक प्राप्त कर ली शुद्ध वो भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो धातुओं का निष्कर्षण वाला है जो ये आपका पूरा होता है। और मैं इसके एक विधि बची है, जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका जो निष्कर्षण इसी विधि द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह क्रियाशील होती है और बहुत अधिक क्रियाशील होती है, उसे खतरा हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मतलब विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इनका निष्कर्षण करते हैं। तो मैं इसमें इतना ही रखूंगा, विद्युत अपघटनी विधि के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोग उसमें से जानकारी ले पाएंगे आसानी से। धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइंस मंत्रा नाम है, और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो विशाल शर्मा के नाम से पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।